वक्ता प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी जी हैं। आप हिमाचल विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित प्रोफेसर एवं शिक्षाविद हैं। आप मुख्यतया समाजशास्त्र, भारतीय संस्कृति एवं वैदिक ज्ञान प्रणाली में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में आप हिमाचल विश्वविद्यालय में अंबेडकर चेयर के रूप में कार्यरत हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं, नाम से बहुत विराट यथार्थ आचार्य विवेकानंद जी को। सभी को प्रणाम करते हुए बिना किसी भूमिका के विषय सनातन विकास की सनातन दृष्टि पर मैं कुछ अपना अनुभव चिंतन किया हूँ, उसको आपके समक्ष रखना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ लाखों वर्ष से एक सतत परंपरा प्रवाहमान थी। जब विश्व अंधकारमय था, हमारे यहाँ सामाजिक संरचना बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ थी और सनातन का ही विषय को लेकर जो ऋषियों ने जो व्यवस्थाएं दी वो तीनों काल के लिए, भूत भविष्य वर्तमान के लिए थी और सभी के लिए थी, न केवल भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के कल्याण के लिए वो व्यवस्थाएं थी। उस व्यवस्था के आधार पर ही हम हजारों वर्षों तक विश्व के मार्गदर्शक और सिरमौर बने रहे, विकसित रहे और बाद के जो चीजों में क्षरण आई उसके कारण से हम पिछड़ते गए और विश्व में जो आज विकास का जो मॉडल देख रहे हैं, जो विकसित देश हैं, 100-200 वर्षों में है, उनमें अनेक प्रकार की कमियां, अनेक प्रकार की विसंगतियां हम आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो हम क्या थे, क्या है और क्या होने जा रहे हैं, इस पर हम विचार करेंगे और सनातन का जो आधार है उसी पर जो है हम आगे बढ़ सकते हैं और उसी के आधार पर देश का जो विकास है वो टिकाऊ होगा, उपयोगी होगा, मनुष्य मात्र के लिए, चराचर जगत के लिए, सभी के लिए हितकारी और कल्याणकारी होगा। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जो भी मार्ग आए, हमारी संस्कृति प्रकृति के अनुकूल है, इस कारण से अस्थायी है। जो भी प्रकृति के विरुद्ध व्यवस्थाएं हैं वो काल के गाल में समा गए, चाहे वो साम्यवाद हो या जितनी भी व्यवस्थाएं हैं जो प्रकृति के प्रतिकूल है वो टिक ही नहीं पाएंगी। और हमारी संस्कृति और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो जो है प्रकृति के अनुकूल है, इस कारण से इतनी लंबी लाखों वर्ष का जो है व्यवस्थाएं जो है टिकाऊ और अस्थायी रहा। दूसरा, विश्व के पास कोई मार्ग नहीं है। हमारे यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई है, उसमें पहला जो चीजें हैं वो धर्म को जो है उसमें स्थान दिया गया है। आज हम जो विकास का मॉडल है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या थे, हम कहाँ जा रहे हैं। आज परिवार टूट रहा है, बुजुर्ग माता पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, महीना 2 महीना नहीं टिक पा रहा है, हर जिले में फैमिली कोर्ट हो गया। एक विकास का ये भी मॉडल है। एक विकास का मॉडल हमारा भी था, जो श्रवण कुमार की भी कल्पना है, मतलब सत्य कल्पना है, सब आप जानते हैं, उसमें हम ज्यादा न करें। तो गांधी जी ने कहा था, जैसे बहुत सी श्लोक उसमें आ गया, वेद उपनिषद गीता अगर सभी कुछ समाप्त हो जाए तो ईसावास उपनिषद का एक श्लोक भी अगर बचे रहेगा, जिसमें चराचर जगत की एकाकार का विवरण है, जो है चल अचल दोनों में देवत्व का भाव का बोध है। और कहा गया है कि त्याग पूर्ण जो है भोग कर, लालच का कोई अंत नहीं है। हमारी संस्कृति त्यागमय संस्कृति रही है, जो जितना त्याग किया उसका उतना ही सम्मान। हम अहम नहीं वयम में जो है विचार करते हैं। हमारी कोई भी प्रार्थना अहम में नहीं है, वयम में है। और इस परंपरा को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। हम क्या थे, क्या है और क्या थे। हमारे यहाँ जो अर्थशास्त्र की जो व्यवस्था है वो मानव कल्याणकारी थी, विश्व कल्याणकारी थी। और उसमें न केवल व्यक्ति की बल्कि चराचर जगत की
इसमें जो है कल्याण की बात कही गई है। जो है कल्याणकारी अर्थव्यवस्था थी। हमारे यहाँ आत्मनिर्भर गांव की परिकल्पना थी। हमारे गांव एक दो तीन गांव मिलकर अपनी आवश्यकता की सारी वस्तुएं बना लेते थे। कुटीर उद्योग धंधे भारत के गांव-गांव में थे। न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी उस जो है कौशल्य में पारंगत थी और भारत के आर्थिक विकास में न केवल पुरुष का बल्कि महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान था। कुटीर उद्योग धंधे न केवल सामरिक दृष्टि से उसका कोई मुकाबला नहीं है बल्कि पर्यावरण के दृष्टि से भी उसका कोई मुकाबला नहीं है। हजारों वर्ष तक हम लोग सिरमौर रहे एक कुटीर उद्योग धंधा, शिल्प उद्योग धंधा और चीजों को अपनाकर जो कि प्रकृति के अनुकूल थी। कम से कम प्रकृति का क्षरण हुआ और सामरिक दृष्टि से आज जो बड़े बड़े उद्योग धंधे की कल्पना की गई है और पांडे सर ने विषय भी रखा उसमें जो है वो सारे के सारे आज जो हमारे जो दुश्मन देश हैं उनके पास सारे के सारे नक्शे हैं और एक मिनट में उसको ध्वस्त कर सकते हैं। लेकिन कुटीर उद्योग धंधे ही जो गांव-गांव में जिसको कोई ध्वस्त नहीं कर सकता, इसलिए इसका सामरिक महत्व भी था इसका। और जापान इसी मॉडल पर आज जो है आगे आया। बात के हमारे यहाँ स्किल्ड की व्यवस्था पर ज्यादा फोकस किया गया, न कि शिक्षा। परंपरागत परिवारों में ऐसे ऐसे स्किल्ड का डेवलप था कि जो आज के शिक्षा भी हो इस तरह के डेवलप नहीं कर पाते। बाद के चीजों में जो है हम देखेंगे कि गांधी जी जो इसी कॉन्सेप्ट पर हिंद स्वराज और सर्वोदय सभी का विकास पर उन्होंने जोर दिया। आगे राम मनोहर लोहिया जी समावेशित विकास की बात कही। राम मनोहर लोहिया पहले से व्यक्ति थे जिन्होंने पर्वत की बात की, नदियां की बात की। संसद में भी उन्होंने इस विषय को रखा और नेहरू के मॉडल को उन्होंने जो है न केवल स्वीकार किया बल्कि तर्कों से ध्वस्त कर दिया। 3 आना और 15 आना की बात पहली बार संसद में कि जो है कैसे भारतीय हैं जो कोई 3 आना में अपना गुजारा करता है और कितने लोग हैं जो 15 आना में। राम मनोहर लोहिया भी जो है उसी को जो आगे उसी क्रम में बढ़ेंगे तो दीनदयाल उपाध्याय जी जो अंत्योदय की बात करते हैं वो सब वही है। ग्राम विकास, कुटीर उद्योग धंधे, ये सब वही उसी का जो है अलग अलग नाम है। और हमारे मनोज दीक्षित जी जब राम मनोहर लोहिया के कुलपति थे तो उन्होंने पहली बार विचारधारा से ऊपर उठकर गुणवत्ता को ध्यान में रखकर राम मनोहर लोहिया पीठ की स्थापना की। इतना ही नहीं, जो आज दीपावली के एक दिन पहले जो उत्सव आज मन रहा है अयोध्या में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहली बार आपने ही दीपोत्सव का जो है वो जो है आपने शुरुआत किया, जिसको आज जो है कॉपी जो है वो किया है। इसी में जो अमर्त्य सेन को जो अवार्ड मिला, जो नोबेल पुरस्कार मिला, वो भी यही बात थी। गरीबों में गरीबी थी। जो 1998 में जो उनको नोबेल पुरस्कार मिला वो गरीबों में गरीब को जोड़ने का, कहीं ना कहीं ये संस्कार उनको भारतीय परंपरा से मिली थी जो चीजों को वो आगे बढ़ाए, उस पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला। जब एक मशहूर राइटर थे जगन टी सुंदर, उन्होंने किताब लिखा, उसका हिंदी अनुवाद है गुलामी में भारत, उसकी स्वतंत्रता का अधिकार, 1920 के आसपास के। उन्होंने कहा, अंग्रेजों को संबोधित करते हुए कहा कि क्या भारत क्या था और तुम लोगों ने क्या बनाया। भारत विश्व के हर विधा में सिरमौर था और तुम लोगों के आने से भारत का कितना क्षरण हुआ, क्या तुमने बना दिया। ये जो है 1920 में सुंदरलैंड, इस किताब को पढ़ना चाहिए। ये जो है सुंदरलैंड। अब जो है आर्थिक विकास के बाद हम शिक्षा किस प्रकार का देना चाह रहे हैं कि अगर विकसित भारत 2047 बन रहा है तो हम शिक्षा किस प्रकार का, थोड़ा सुशील जी पानी देखिएगा, हम शिक्षा किस प्रकार का देना चाहते हैं। या भारत विश्व गुरु था तो हमारी शिक्षा प्रणाली क्या थी। शुक्र नीति के अनुसार हम 32 प्रकार की शिक्षा गुरुकुल में ग्रहण करते हैं। शुक्र नीति के अनुसार हम 32 प्रकार के शिक्षा ग्रहण करते थे। आज हम कितनी प्रकार का शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आज हम कितनी कर रहे हैं। हमारे यहाँ गुरुकुल की पद्धति थी,
जो कि पर्यावरण के अनुकूल थी। व्यक्ति विद्यार्थी पर्यावरण के सानिध्य में रहता था, इस कारण से वो पर्यावरण के प्रति उस विद्यार्थियों का लगाव होता था। अहंकार बिल्कुल नहीं आता था। राजा प्रजा दोनों के लड़के एक साथ पढ़ते थे और भिक्षाटन की विधि थी जिससे उनके अहंकार का वो भी बातें ना आ जाए जो है। अब ये शिक्षा व्यवस्था थी। अंग्रेजों के आने के समय तक भारत 100% साक्षर था, शिक्षित था। और सभी लोग आप जानते हैं जो शिक्षा नीति 1935 की बनी, तो उसके जो गुरु है उसको कम लोग जानते। विलियम एडम, जो भी यहाँ से जो व्यवस्था क्या 1935 क्या नाम था 1935 मैकाले का जो गुरु था वो एडम विलियम एडम था। उसको वो संबोधित करता था, सारे चीज पत्र बताता था। और एक संस्मरण 2 फरवरी 1835 का ब्रिटेन के संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में बोल रहा है जो है मैकाले कि हमने संपूर्ण भारत का भ्रमण कर लिया, कोई क्षेत्र नहीं बचा है, हमें कहीं कोई भिखारी नहीं मिला, कोई बेरोजगार नहीं मिला, कोई पराश्रित नहीं मिला। ऐसा उसको जो है वो विवरण हाउस ऑफ कॉमन्स में दे रहा है। फिर बता रहा है कि मैं उत्तर पूर्व पश्चिम मध्य सब में गया और हर जगह जो है साक्षरता 100% थी। उसने दक्षिण भारत में कहा कि वो 100% जो है साक्षरता दर थी। उत्तर भारत में कहा कि 82% थी। पश्चिमोत्तर भारत में उसने कहा कि जो है 98% था। और मध्य भारत में जो है 87% साक्षरता है। तब उसमें पूछा गया, बहुत सी बातें इसमें आई है कि उसमें कौन लोग थे ज्यादा, कौन तो ब्राह्मण ज्यादा पढ़ते होंगे उसमें, तो कहा नहीं, बिल्कुल दक्षिण में तो सबसे ज्यादा शूद्र पढ़ते थे, स्त्रियां ज्यादा पढ़ती थी। 58% साक्षरता दक्षिण में उस समय स्त्रियों की थी, पुरुषों से ज्यादा वो थी। फिर उसके बाद कहा कि इसका व्यवस्था कैसे होती थी, कितनी गुरुकुल थे, तो कहा कि 7,32,000 गांव राजस्व प्रदान करने वाले गांव थे। बाकी गांव का तो मैं नहीं मुझे नहीं ज्ञात है, लेकिन 7,32,000 राजस्व प्रदान करने वाले गांव थे और सभी में गुरुकुल थे। और उस समय पूछा गया कि इंग्लैंड में कितनी साक्षरता है, तो कहा कि मैं क्या बताऊंगा, शिक्षा मंत्री, तो वहां के शिक्षा मंत्री बताए कि मुश्किल से 17%। और गुरुकुल का उसने ट्रांसलेट स्कूल किया। मैकाले ने जो है गुरुकुल को स्कूल के रूप में ट्रांसलेट किया। तो कहा कि 240 के 1835 की बात कर रहे हैं, 1935 मैकाले शिक्षा नीति कब 1935 बनी थी, तो 1935 मान लीजिए। तो 240 स्कूल हैं ऐसा वो बता रहा है। और बता रहा है कि गुरुकुल में जो सबसे कम संख्या वाले जो गुरुकुल था वो 200 की संख्या थी, और जो सबसे बड़ा था वो 20,000 विद्यार्थियों का गुरुकुल था। और जो 20,000 विद्यार्थियों का जो गुरुकुल था, जो उसके प्रमुख थे, उसको कुलपति कहा गया। जो 20,000 बच्चों के शिक्षा की, उनकी सारी व्यवस्था, भोजन की, वस्त्र की, चिकित्सा की, आवास की व्यवस्था जो गुरुकुल में करते थे, उनको कुलपति कहा गया। फिर उसने जो कहा कि अब अगर भारत के वैभव को समाप्त करना है तो फिर इसके शिक्षा नीति को बिल्कुल ध्वस्त करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। और लंबी चीजें हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था थी, वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी, वो बहुत ही सरसपूर्ण था। उसमें उबाऊ नाम का कोई चीज नहीं था। और हमारे यहाँ जो मुख्य जो विषय था वो गणित था, मैथमेटिक्स था। यजुर्वेद में भी आप देखेंगे तो गणित का विवरण है। जो वेदिका बनती है हवन के लिए, उसकी क्या लंबाई होना चाहिए, क्या चौड़ाई होना चाहिए, कितनी ऊंचाई होना चाहिए, वो जो है आपको यजुर्वेद में मिलता है। वैदिक मैथमेटिक्स की बात की जाती है। वैदिक मैथमेटिक्स की अगर 17 सूत्र है, उसको अगर किसी ने उसको पढ़ लिया, जान लिया, वो 17 सूत्र जानने के बाद वो विश्व के महानतम गणितज्ञ में उसकी गिनती।
पुरी के शंकराचार्य 143वें शंकराचार्य भारती तीर्थ जी का वर्तमान आधुनिक समय में उनसे बड़ा कोई जो है वैदिक मैथमेटिक्स का कोई ज्ञाता नहीं हुआ। बाद में उनको शिष्यों ने उनको अमेरिका आमंत्रित किया, फिर उन्होंने शंकराचार्य पद से त्याग पत्र देकर, मतलब कि धर्माचार्यों को समुद्र का उल्लंघन, मतलब समुद्र पार नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद निरंजन देव तीर्थ जी वहाँ के शंकराचार्य बने। वो वैदिक मैथमेटिक्स की व्यवस्था थी कि आप जो अभी आपका जो कैलकुलेटर है वो भी उतना तेजी से नहीं कर पाएगा जो सूत्र को जो जान रहा है। आज भी बहुत से महिला और बहुत से पुरुष हैं जो उन पर कमांड है, और विदेशों में लाखों डॉलर कमाते हैं, हजारों हजार डॉलर का जो है वो टिकट लगता है। जो प्रश्न होता है उसको सेकंडों में जो है उसका उत्तर दे। ये वैदिक मैथमेटिक्स का ये ताकत थी। तो ये चीज जब विकसित भारत यदि बनता है तो निश्चित रूप से बिना इस शिक्षा पद्धति के हम स्थायी और सतत विकास कर ही नहीं सकते हैं, टिक ही नहीं पाएगा। अब आती है कि भाषा इसमें क्या होनी चाहिए, तो संस्कृत की बात आती है। हमारे जो भी ग्रंथ हैं, जो जिसको विश्व को दिया गया, चाहे वो वास्तु शास्त्र हो, काम शास्त्र हो, योग शास्त्र हो, नाट्य शास्त्र हो, संस्कृत न केवल वैज्ञानिक भाषा है बल्कि संस्कारित भाषा भी है। आप संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी को अगर आप ऑब्जर्व करिए, मैं इस पर संकेत कर रहा हूँ, कितने अपराध में लिप्त, कितने जेलों में बंद। न केवल वैज्ञानिक भाषा है बल्कि ये संस्कारित भाषा भी है, और विश्व के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने संस्कृत भाषा की बुरी बुरी प्रशंसा की। व्याकरण जो हजारों साल पूर्व पाणिनि ने रचित कर दिया, कोई आज तक विश्व में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिसमें कोमा या फुल स्टॉप भी लगा। आप देखिए कितनी बड़ी ताकत है हमारे जो है संस्कृत का, कि उसमें फुल स्टॉप होकर जो अंग्रेजी व्याकरण हम लोग पढ़े हैं आज कितना बदल गया है। तो इस प्रकार से संस्कृत के बिना जो है अगर हम विकसित भारत 2047 अस्थायी अगर चाह रहे हैं तो इस भाषा को, जो कि बहुत ही वैज्ञानिक और जो संस्कारित भाषा है, और बड़ा दुर्भाग्य है कि हम यहाँ कम महत्व दे रहे हैं। जर्मनी में तो पूरा संस्कृत विश्वविद्यालय ही बना दिया, और जितना ज्यादा संस्कृत पर रिसर्च हो रहा है जर्मनी में, उतना तो भारत पर भी नहीं। महर्षि आर्य समाज के संस्थापक महर्षि क्या नाम, हाँ, दयानंद सरस्वती ने जब वेदों का वो किया, फिर से वो लिखन किया, तो बड़ा दुर्भाग्य है कि उनको भारत में वेद नहीं मिला कि जिसे मिलाएगी सही, वो जर्मनी से उनको मंगाना। तो इस प्रकार से हम जो है उसको जो है व्यवस्थाएं, जब हम में सुदृढ़ जब सनातन को लेकर चलेंगे तभी हमारी व्यवस्थाएं अस्थायी, दीर्घकालिक और जीवित हो। अब आज का जो बहुत बड़ा सेक्टर है, जैसे हमारे पांडे सर ने कहा कि अमेरिका का जो काम है उसमें एक मेडिसिन भी है, वही दवा दिखाकर जो आपने कहा। तो हमारे जो चिकित्सा प्रणाली क्या होना चाहिए, विकसित भारत में जो हम विकसित करने जा रहे हैं उसमें हमारी चिकित्सा प्रणाली क्या हो। हमारी चिकित्सा प्रणाली जो हमारे जलवायु के अनुकूल, आयुर्वेद से, जो कि बात का तीन त्रिदोष पर काम करता है, और वो बिल्कुल जड़ से उसका शमन करने का, अगर किसी में किसी चिकित्सा पद्धति में दो दम है तो वो जो है वो आपको आयुर्वेद में। विश्व के पहले शल्य चिकित्सक सुश्रुत जी, आप कल्पना करिए 2-2,500 वर्ष पूर्व जाइए, ऑस्ट्रेलिया में उनकी मूर्ति भी लगाई गई है विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक के रूप में। लेकिन दुर्भाग्य है कि शायद भारत में ऐसा नहीं है। उन्होंने 300 प्रकार के शल्य चिकित्सा का वर्णन है, 125 प्रकार के शल्य जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका उन्होंने वर्णन, आप कल्पना करिए। और आयुर्वेद में चिकित्सकों को कहा गया, चिकित्सक कैसे चिकित्सक होना चाहिए, सुश्रुत संहिता में उसका भी वर्णन है। उनको बहुत सहृदय होना चाहिए, कल्याणकारी भावना होना चाहिए,
रोगी से आत्मीय भाव होना चाहिए। हमारे यहाँ नाड़ी विद्या थी, आज विलुप्त हो गई। 2-3 गांव के बीच में एक वैद्य होते थे, थोड़ी से नाड़ी देखे समझ में आ गया। आज तो इतनी प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं, इसके बाद भी नहीं पकड़ में आ रहा है कि हमें कौन सा रोग हो गया। वो विद्या विलुप्त हो गया। तो अगर आपको विकसित भारत का में जाना है, ये जो अपनी परंपरागत, अस्थाई और मानव के कल्याण के लिए जो व्यवस्थाएं चिकित्सा में दी गई है, बिना उसके अनुसरण के आप विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। एलोपैथ आज बिल्कुल उसकी जो सीमाएं हैं वो सबके सामने आ गई। वो कस्टमर बनाने का काम है। विशाली पांडे सर ने बताया भी कि अमेरिका का क्या काम है, भय दिखाकर दवा बेचना। और उसकी चीजें हो गई। पूरे विश्व आज आयुर्वेद की तरफ अग्रसर है, आयुर्वेद की तरफ देख रहा है। जो अंग्रेजी दवा की दुष्परिणाम है शरीर पर, जो इतनी ज्यादा कॉस्ट आ रहा है, उसके कारण वो आयुर्वेद की तरफ देख रहा है। और विश्व में बड़ी तेजी से 18 से 20% उससे भी ज्यादा ग्रोथ जो है आयुर्वेद जो है कर रहा है। और विश्व के तमाम बड़े बड़े देशों के लोग आकर भारत में चिकित्सा करा रहे हैं, केरल में करा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमसे ज्यादा आयुर्वेद के सामानों का निर्यात जो है चाइना कर, देश हम हैं प्रमुख, उसके आयुर्वेद के सब हम हैं। तो भारत सरकार को भी इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी जो है वैश्विक स्तर पर जो है हम इसको और आगे बढ़ सकते हैं। ये शिक्षा का चीजें व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था हो गई। और इसमें वर्णन भी है, जैसे अभी कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में भी आप जो सनातन, जो सतत विकास है, सनातन का ही कॉपी है। उनके पास कोई चीजें नहीं जो आज हम सतत विकास की बात करें, सनातन का ही कॉपी। आज पूरे कोरोना काल में भारतीय जीवन पद्धति ही भारत की रक्षा की। उस समय आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो जितने भी विज्ञापन के माध्यम से जो अपने वस्तु को उत्पाद बेच रहे थे, जैसे हॉर्लिक हुआ, बूस्टर हुआ, सारे के सारे विज्ञापन बंद। हल्दी, नीम, तुलसी, ये भारत की रक्षा की। तो इस प्रकार से 17वीं शताब्दी में जैसे कोरोना काल आया था, उसी समय चेचक की महामारी आई थी, उसमें लाखों लाख लोग मारे गए। और उसमें एक उसी समय ब्रिटिश 17वीं शताब्दी के जो है कलकत्ता का उसने भ्रमण किया, अपने डायरी में लिखा है कि पूरे भारत जब इस आतंक से ग्रसित था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था, भारत में बिना किसी मतलब कि ज्यादा खर्च के उस चेचक पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। पूछा गया कैसे करते, तो कहते थे जो चेचक का होता था उसमें एक सुई से उसमें वो कर देते थे, 3 दिन तक बुखार रहता था, चौथे दिन से वो स्वस्थ हो जाता था, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो जाती। ये 17वीं शताब्दी का अंग्रेज जो यात्री था, उसने अपने डायरी में लिखा। तो इस प्रकार से पूरी चिकित्सा व्यवस्था जब से हम ऐसा नहीं करेंगे, तब तक हम विकसित भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते। जब स्व और आप अंग्रेजी दवा सभी प्रबुद्ध हैं, आप देख लीजिए उसकी सीमाएं क्या है, और आयुर्वेद की जो है चीजें, और इसमें है कि जो बिल्कुल उनसे वो हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वो आयुर्वेद में आते हैं। पहले हम खुद आयुर्वेद में नहीं जाते, दवा खाना पसंद करते हैं लेकिन काढ़ा पीना पसंद नहीं करते, इतनी उसकी हानिकारक चीजें होती है। तो विकसित भारत 2047 जो भी है, उसमें बिना चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किए, जो कि जन सुलभ हो और कस्टमर न मानकर उसमें जो है देवत्व का भाव हो। पहले हमारी चिकित्सा व्यवस्था में भी फीस लेना ही वर्जित है। अंग्रेज यात्री ने भी वर्णन किया कि वो निःशुल्क घर घर जाकर बैठे, अपनी जान की बाजी लगाकर घर घर जाकर लोगों को स्वस्थ करने का काम किए। ये हमारी जो है चिकित्सा व्यवस्था। अब पर्यावरण की बात है। बिना पर्यावरण, हमारी जो व्यवस्थाएं थी, जो सनातन की जो व्यवस्थाएं थी, वो बिल्कुल पर्यावरण के अनुकूल थी। हमारे जितने भी पर्व, त्योहार, उत्सव सब पर्यावरण के अनुकूल हैं। यहाँ तक कि शादी विवाह भी होता है, उसमें भी पर्यावरण को जोड़ने की बात कही गई है। और कई जो पहले के लोगों का शादी हुआ, इसमें कई लोग जानते हैं कि कैसे
मट्टी कोडैया होता था, नदी के किनारे वहां जाते थे, वहां करते थे, फिर वृक्ष की पूजा, तमाम मतलब पर्यावरण से वो था। ऋग्वेद में भी कहा गया कि पृथ्वी वृक्षों से बनी है। ऋग्वेद में कहा कि पृथ्वी वृक्षों से बनी, और भगवान विष्णु के नाभिक कमल से, जिस पर ब्रह्मा जी बैठकर सृष्टि की रचना करते हैं, पहला काम उन्होंने वृक्षों का ही निर्माण किया। और गीता में भगवान ने कहा कि मैं वृक्षों में पीपल, तो पीपल का वैज्ञानिक स्वरूप यह है कि उसमें 24 घंटा ऑक्सीजन मिलता है, तो हम सभी जानते हैं। उससे भी ज्यादा उसका महत्व है कि ग्रीष्म काल में केवल वही एक ऐसा पौधा है जिसमें कि फल लगते हैं, और उस फल को चिड़िया बहुत जो चीजें हैं वो खाकर अपने जो है भोजन की व्यवस्था करती, इसलिए उसका भी बहुत ज्यादा महत्व हमारे यहाँ दिया गया। हमारे यहाँ निरक्षर जिनको कहा गया, वो किसी साक्षर से ज्यादा महिलाएं जाती। तुलसी की जल देना, शाम में दीपक जलाना, शनिवार को परिक्रमा करना पीपल का, वो क्या है, ऑक्सीजन की पूर्ति का साधन, जिससे वो स्वस्थ रहती। दिन भर तो काम करती थी, हर तो शाम में उस माध्यम से उनको ऑक्सीजन मिलती। वृक्ष त्रय की व्यवस्था की गई हमारे पास, जिसमें पीपल है, बरगद है और नीम, पाकड़ कलीज या नीम, वृक्ष त्रय की भी कल्पना की गई है। पितरों को कहा गया, कुतुब बेला बोला गया है, दोपहर में पितर आते हैं। उसमें भी कहा गया है कि जो घर में वृक्ष है, छोटे हैं बड़े हैं, पीतर, उस पर वास कर। ये हमारे यहाँ पर्यावरण से जुड़ी जो है व्यवस्था उसमें था। और कहा गया है कि किन्हीं को अगर पुत्र नहीं है तो अगर एक वृक्ष लगा देते हैं तो उनको 10 वृक्षों के 10 पुत्रों के बराबर उनको जो है, मतलब कि हमारी संस्कृति जो है कल्याणकारी के साथ साथ जो है आपको जो है कृतज्ञता की संस्कृति है। अगर हमें किसी भी प्रकार से, चाहे वृक्ष से, पौधे से, जीव जंतु से अगर हमें लाभ मिला है, लाभान्वित हुए हैं, तो हम उसके प्रति कभी न कभी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। यहाँ तक कि हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रकृति के दृष्टि से उसका भी महत्व है। तो इस प्रकार से बिना पर्यावरण के जो है किए जो है हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर पर्यावरण प्रदूषित हुआ, आज देखिए जो है आप देखिए कि आज जल प्रदूषित, वायु प्रदूषित, आकाश प्रदूषित, अन्न प्रदूषित, सब्जी प्रदूषित, क्या नहीं प्रदूषित। आप देखिए कि हमारे यहाँ जल संरक्षण, जल की महत्ता पर कितना ज्यादा चिंतन किया गया है ना। यजुर्वेद में कहा गया है कि जल की हिंसा मत। अगर आप यजुर्वेद को आज के गणना के अनुसार अगर 5000 भी मान रहे हैं, मैं तो लाखों वर्ष मानता हूं, तो कम से कम 5000 वर्ष जल के संरक्षण और बर्बादी पर मंत्र है ना। विश्व के किसी अन्य धर्म ग्रंथ में अगर कोई हो तो आप बता दीजिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो जल की हिंसा करते हैं, मतलब जल को जो बर्बाद करते हैं, उनको दंडित। आप देखिए मनुस्मृति कितना पुरानी है। बारामिहिर जी की चर्चा हो, बारामिहिर जी की बृहद संहिता में 125 श्लोक है, जो जल से संबंधित आप जो कुछ भी सोच सकते हैं सब आपके जो है उस बृहद संहिता के 125 श्लोक की। आचार्य जी, अच्छा, तो मैं इसीलिए भूमिका भी नहीं बना रही, मैं अपनी बातें बस रखकर जो है कृषि की व्यवस्था 2-3 मिनट में और मैं अपनी बात को रखता। कृषि की व्यवस्था हमारे यहाँ लाखों वर्षों से कृषि होती थी और भूमि की उर्वरता कभी भी समाप्त नहीं, इस पर गौर करिए। और आज जो हरित क्रांति के माध्यम से जिसको बढ़ाया गया, जो पंजाब राज्य बहुत ज्यादा ग्रोथ किया, 100-2 साल में वो भूमि बंजर हो गई। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि पंजाब के कई जिलों में भूमि में कंस है कि हमारे यहाँ हजारों वर्षों तक जो है उसमें जो है खेती की गई, कभी उर्वरता समाप्त नहीं। पराशर ऋषि ने भी इस पर लिखा है और भी इस पर है, जिसमें मिट्टी को जीव माना, मिट्टी में जीवत्व का बोध हुआ, जीवंत माना गया उसमें। और जो उसमें
चीजें दी जाती थी, खाद और वो चीजें आती थी, वो कृषि से जो संबंधित कीट थे, जीव जंतु थे, उससे वो लाभान्वित होते थे। अभी जो यूरिया का प्रयोग हम कर रहे हैं, जो जो कृषि के लिए, खेती के लिए जो है अनुकूल और लाभदायी जो कीट है, उनका क्षरण हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और अनेक प्रकार के इस विधा को पुनर्जीवित कर ही हम कृषि को बचा सकते हैं। पुराने लोग, नए लोग तो नहीं जानेंगे, पुराने लोग जानेंगे कि जो है एक जो है घाघ भटरी, उनकी जो भविष्यवाणियां है लगभग 100% वो सत्य है। वो बादलों के बनावट के आधार पर और गायें चल रही हैं, जो धूल उड़ रहा है, उसके आधार पर जो उन्होंने भविष्यवाणियां की लगभग 100% हुआ। उनका एक मुहावरा है, कहे घाघ हम होई नहीं। उन्होंने कहा माघ में उमस, मतलब जाड़े में गर्मी, जेठ में जाड़, उसके बाद पहला अगर वर्षा होता है और तालाब भर जाता है तो कहे घाघ हम होई कोई वियोगी, कुआं खोदी के धोई धोबी, मतलब कि इतना भी पानी नहीं रहेगा कि जो धोबी जो धोता है उसके पास पानी उपलब्ध, उसको कुआं से लेकर जो है पानी करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पंचांग आज भी बनता है, उसकी आज भी बातें 75% सही है, उसको और परिष्कृत करना पड़ेगा। करिए, विकसित भारत करना है। मौसम विज्ञान पर अरबों रुपया खर्चा होता है, 70% उसकी भविष्यवाणियां गलती होती, 70% होता है। तो आप इस विधा को ये कहकर कि ये मतलब अनास्था पैदा कर कर आप चाहेंगे कि इस विधा को दबा दें, तो फिर वही चीज आएगी। और आज प्रकृति असंतुलित हो गया, आज प्रकृति असंतुलित हो गया है। जो है गर्मी में बारिश हो रही है और जो है जाड़े में जो है गर्मी महसूस हो रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, तमाम तरह के बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं। तो जब आप एक सीमा से ज्यादा आप लोभी हो जाएंगे और प्रकृति का अतिक्रमण करेंगे तो प्रकृति स्वयं नियंत्रित कर। आप हादसा देख लीजिए, वहां की क्या नाम है, ये उत्तराखंड में जो 11 ज्योतिर्लिंग बस हटा रहा, तो वहां देख लीजिए मिनटों में लाखों लोग, केदार धाम की घटना देख लीजिए, मिनटों में जो है क्रिया। फिर कैसी जो है व्यवस्था न्याय की होनी चाहिए, बस 1 मिनट में खत्म। आज का न्याय, पहले के न्याय में व्यवस्था थी कि जो जितने प्रबुद्ध हो, जो जितने शिक्षित हो, वो उतने दंड का भाग। और आज का न्याय देख लीजिए, जो सबल है, सक्षम है, सब जानते हुए गलत करता है, उसको अलग तरह की सुविधाएं मिलती है। और भी बहुत सी उसमें चीजें, पंच परमेश्वर की बात थी, पंचायती 5 लोग जो है गांव के एक दरी पर बैठ जाते थे और निर्णय दे देते थे, मिनटों में निर्णय हो जाता था और लगभग एकाकवाद को छोड़कर वो बिल्कुल न्यायपूर्ण होता था और समाज का इतना बंधन था कि उनको मानना पड़ता था। आज की जो व्यवस्थाएं हैं आप देखिए क्या है, अंग्रेज शासक थे, उन्होंने जो व्यवस्थाएं बनाई वो अपने संरक्षण के लिए, तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो डकैती कौन करता था, अस्त्र शस्त्र कौन लूटता था, क्रांतिकारी लूटते थे, तो उनके लिए ज्यादा दंड का विधान था। मोटर कार किसके पास था, अंग्रेजों के पास था। वो सैकड़ों लोगों को अगर दबा दे तो भी उसकी हत्या हो जाए तो भी उसको कम से कम जो है उसको सजा की प्रावधान। आज परिवार टूट रहा है, हमारे संयुक्त परिवार था, इसीलिए भारत में इंश्योरेंस की कल्पना नहीं थी, जैसे पांडे सर ने, कोई इंश्योरेंस की कल्पना नहीं थी, संयुक्त परिवार था, कुल देवी कुल देवता ये सब समाप्त होते जा रहे हैं। 48 प्रकार के संस्कार थे, घटकर 16 हो गया और आज एक प्रकार का भी संस्कार का ढंग से पालन नहीं होता। तो विकसित, मैं समाप्त कर रहा हूँ, विकसित भारत 2047 तभी टिकाऊ हो सकता है जब उस सनातन की जो परंपरा है, जो मानव मात्र के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए और विश्व के कल्याण के लिए बना है, उसका पालन कर तभी हम अस्थाई विकास का मॉडल जो है दे सकते हैं देश को। और वो जो है मॉडल ही जो है, जो पहले मॉडल था वो हजारों साल तक जो है हमारे यहाँ कारगर रहा। आज का मॉडल 100-200 मॉडल में इतनी कमियां आ गई है, इसीलिए कहा गया है कुछ बात है कि नहीं, कुछ बात है कि नहीं, हर बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात नहीं, हर बात है कि हस्ती मिटती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कनन जी,
प्राच्य विद्या के विभिन्न पक्षों के अच्छे ज्ञाता हैं, उनकी अच्छी कृतियां हैं और कम से कम मैंने उनका अध्ययन किया है और पहली बार इस संस्थान पर उनसे मिलना हुआ। उनकी ये जो दृष्टि है वो कदाचित अभिमंत्रित कर रही है दुर्गा सप्तशती के उस श्लोक की ओर, सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके।